हेलो बच्चों, वेलकम टू मनीष इम्पेरियल क्लासेस। और आज हम लोग करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट सीरीज। कौन सा यूनिट है बच्चों? यूनिट 1 और 2 हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो यूनिट 1 और 2 बच्चे जाकर देख ले आप लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट सीरीज। हम लोग का कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर 1 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। और हमने यूनिट 1 और 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। और इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? मॉक टेस्ट सीरीज करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कौन सा यूनिट का? यूनिट 1 और 2 का। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग का प्राइमरी पर्पस क्या होता है बच्चों? जनरेटिंग प्रॉफिट, ये मैनेजमेंट का पर्पस है। मैनेजमेंट का काम है प्रॉफिट जनरेट करना। मार्केटिंग एनालिसिस, ये भी मैनेजमेंट फोकस करता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये भी मैनेजमेंट का पर्पस हो गया। अकाउंटिंग का पर्पस क्या है बच्चों? रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग? इनमें से फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्कोप क्या हो सकता है बच्चों? इंटरनल डिसीजन मेकिंग, ये आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप हो गया। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट के लिए, जिसके आधार पर मैनेजमेंट डिसीजन लेते हैं। तो मैनेजमेंट कौन सा यूजर होता है बच्चों? इंटरनल यूजर। तो इंटरनल डिसीजन मेकिंग आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप हो गया। कॉस्ट एनालिसिस फॉर प्रोडक्शन, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप है। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, ये ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का स्कोप है। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है? यूजर्स को इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसके आधार पर वो डिसीजन ले सके। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्कोप क्या हो गया? एक्सटर्नल रिपोर्टिंग टू स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स में क्या क्या आ जाएंगे बच्चों? शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, लेंडर्स, एम्प्लॉयज, पब्लिक, सभी स्टेक होल्डर्स में आ जाएंगे बच्चों। तो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है, विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंपनीज एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम? मतलब इनमें से कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कंपनी का एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी को बताता है? इनकम स्टेटमेंट क्या है बच्चों? इनकम स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। और इनकम स्टेटमेंट कंपनी के परफॉर्मेंस को बताता है। ठीक है बच्चों। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्या हो गया? तो कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो का स्टेटमेंट होता है ये। स्टेटमेंट ऑफ रिटर्न अर्निंग हमारे सिलेबस में भी नहीं है। बैलेंस शीट हो जाएगा बच्चों। तो बैलेंस शीट क्या है? एक स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। तो आंसर हो गया बच्चों सी। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज प्राइमरली कंसर्न विथ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है? प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू एक्सटर्नल पार्टीज। नहीं, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम क्या होता है कि एक्सटर्नल यूजर्स को इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस, ये भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही पार्ट है। ऑडिटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करना, ये भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही आपका मेन ऑब्जेक्टिव है। एडिंग इंटरनल डिसीजन मेकिंग, ये बच्चों मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पर्पस होता है। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है? मैनेजर्स के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसके आधार पर मैनेजर डिसीजन लेते हैं। तो मैनेजर का कौन सा यूजर हो जाएगा? इंटरनल यूजर। तो मैनेजरियल अकाउंटिंग इज प्राइमरली कंसर्न विथ एडिंग इंटरनल डिसीजन मेकिंग। आंसर हो गया बच्चों सी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस क्या है? फर्स्ट, डिटरमाइनिंग अ कंपनीज टैक्स लायबिलिटी, ये आपका कह सकते हो टैक्स अकाउंटिंग, नॉट कॉस्ट अकाउंटिंग। रिपोर्टिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस टू इन्वेस्टर्स, ये आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस है। एसेसिंग मार्केट ट्रेंड, ये मैनेजमेंट का मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम होता है बच्चों। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको क्लासिफाई करना, एनालाइज करना, एक्यूमुलेट करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल एम्फेसाइजेज दैट एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड दे आर इनकर्ड टू जनरेट रेवेन्यू। इसका मतलब बच्चों एक्सपेंस को हम उसी ईयर में रिकॉर्ड करेंगे जिस ईयर में क्या हो, मतलब ऐसे बोलो कि जिस ईयर में इनकम हुआ हो उससे रिलेटेड एक्सपेंस को हम उसी ईयर में रिकॉर्ड करेंगे, उसी पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट है बच्चों? मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल बताया ना। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि जिस ईयर में इनकम हुआ हो, जिस ईयर में रेवेन्यू जनरेट हुआ हो, उससे रिलेटेड एक्सपेंस को आप उसी पीरियड में उसी ईयर में रिकॉर्ड करें। तो ये मैचिंग प्रिंसिपल आंसर हो गया ए। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों? ध्यान से सुनना। मान लो हमने सेल किया 10,000 का, ठीक है, और सेल करने के बाद गुड्स को हमने डिलीवर कर दिया कस्टमर को। तो जैसे ही गुड्स हम डिलीवर कर देंगे ये 10,000 को हम क्या किस में रिकॉर्ड कर लेंगे? रेवेन्यू के रूप में रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है ना बच्चों? यानी कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल कहता है कि आप रेवेन्यू में तभी रिकॉर्ड करो जब वो डिलीवर्ड हो जाए, जब आप सर्विस डिलीवर कर दो। जैसे एक एग्जांपल और देखो, मान लो एक पिज्ज़ा कंपनी है और एक कस्टमर जो है वो पिज्ज़ा रेस्टोरेंट में ऑर्डर करता है, मान लो 200 रुपये का पिज्ज़ा का, और एडवांस पेमेंट कर देता है बच्चों। होता है ना, ऑनलाइन पेमेंट पहले कर दिए। कितने बजे? मान लो 2 बजे। तो क्या पिज्ज़ा कंपनी जो है 2 बजे इसको रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी तो सर्विस दिया नहीं है। अब क्या होगा कि पिज्ज़ा रेस्टोरेंट से डिलीवरी बॉय जाएगा, कस्टमर के पास पहुंचेगा कब? 2:30 बजे। तो 2:30 बजे सर्विस डिलीवर करेगा, कर दिया। तो जब 2:30 बजे डिलीवरी बॉय कस्टमर को सर्विस डिलीवर किया, तो पिज्ज़ा कंपनी ये 200 रुपये को रेवेन्यू में कब दिखाएगी? 2:30 बजे दिखाएगी बच्चों। यानी कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल कहता है कि जब आप सर्विस डिलीवर कर दोगे तब आप रेवेन्यू को रिकॉर्ड करो। ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है बच्चों? कि आप कोई एसेट्स को उसी प्राइस पर रिकॉर्ड करो जिस प्राइस पे आपने एक्वायर किया है, मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करो बच्चों। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या बताए थे बच्चों? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट बताए थे कि फ्यूचर में प्रॉफिट का उम्मीद ना करें, लेकिन फ्यूचर में लॉस हो सकता है, इसका इंतजाम आप पहले कर ले, इसका प्रोविज़न पहले कर ले। जैसे बेस्ट एग्जांपल क्या था कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट का? कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में जो कम हो उस वैल्यू पर रिकॉर्ड करें बच्चों। प्रोविज़न, बहुत सारे प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स का क्रिएशन करते हैं, वो कौन सा कॉन्सेप्ट कहलाएगा बच्चों? कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। तो हमारा आंसर हो गया मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? जिस ईयर में रेवेन्यू जनरेट हुआ हो उससे रिलेटेड एक्सपेंस को उसी ईयर में रिकॉर्ड करो। ठीक है। तो आंसर हो गया ए, मैचिंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल यूजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। यूजर बच्चों दो टाइप का होता है, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो कंपनी के इनसाइड होता है, और एक्सटर्नल मतलब जो कंपनी के आउटसाइड होता है। तो कौन आपका एक्सटर्नल यूजर्स नहीं है? शेयर होल्डर बच्चों, शेयर होल्डर एक्सटर्नल यूजर्स है। क्रेडिटर भी क्या हो गया? एक्सटर्नल यूजर्स है। रेगुलेटरी अथॉरिटी भी क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट, ये भी आपका एक्सटर्नल यूजर्स है। एम्प्लॉय जो होता है ना, जो मैनेजमेंट में आते हैं, तो ये आपका इंटरनल यूजर्स हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी। देखो बच्चों, एम्प्लॉय जो होता है ना, जो कंपनी में काम कर रहा है, वो इंटरनल यूजर्स है। लेकिन जो एम्प्लॉय बाहर है, अभी आने वाले पोटेंशियल एम्प्लॉय होते हैं। पोटेंशियल एम्प्लॉय का मतलब कि ये भविष्य में हमारे एम्प्लॉय बन सकते हैं, तो आउटसाइड ही है अभी। तो आपके कौन से यूजर हो गए? एक्सटर्नल यूजर्स हो गए। तो ये एम्प्लॉय को इंटरनल यूजर क्यों कहा गया? क्योंकि मैनेजमेंट में आता है। तो मैनेजमेंट आपका कौन सा यूजर है? इंटरनल यूजर है बच्चों। तो एम्प्लॉय आपका क्या है? इंटरनल भी होता है। इंटरनल कौन? जो मेरे यहाँ हैं। लेकिन जो पोटेंशियल एम्प्लॉय हैं, जो मतलब मेरे यहाँ काम करने आ सकते हैं, अभी आए नहीं है लेकिन वो आएंगे, इनका सिलेक्शन होगा, तो सब अभी कंपनी के आउटसाइड है, तो एक्सटर्नल यूजर्स हो जाते हैं। तो एम्प्लॉय यहाँ पे क्या हो गया? इंटरनल, क्योंकि बाकी सब तो एक्सटर्नल दिख रहा है, शेयर होल्डर, क्रेडिटर्स, रेगुलेटरी अथॉरिटीज। एम्प्लॉय आपका हो गया इंटरनल यूजर्स। एम्प्लॉय आपका मतलब मैनेजमेंट एम्प्लॉय, मैनेजमेंट में आते हैं। मैनेजमेंट कौन सा यूजर हो गया? इंटरनल यूजर्स। तो कौन एक्सटर्नल नहीं है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय आपका इंटरनल यूजर हो गया। नेक्स्ट है बच्चों, इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग व्हाट इज द पर्पस ऑफ इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का क्या पर्पस है बच्चों? तो कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन, ये बैलेंस शीट का पर्पस है। बैलेंस शीट बनाकर हम क्या करते हैं? कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन पता करते हैं। ये नहीं होगा। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का पर्पस है। डिटेल चेंजेज इन इक्विटी ओवर टाइम, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन इक्विटी में आता है बच्चों। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन इक्विटी का पर्पस है ये।
और ये हमारे सिलेबस में नहीं है। इनकम स्टेटमेंट क्या करता है, तो रिपोर्ट रेवेन्यू, एक्सपेंसेज एंड नेट इनकम फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। जैसे ना ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर क्या निकालते हैं, नेट प्रॉफिट निकालते हैं, और उसमें क्या दिखाते हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंस को ही दिखाते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट का पर्पस क्या हो गया, रिपोर्ट रेवेन्यू, एक्सपेंसेज एंड नेट इनकम फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। आंसर हो गया बच्चों सी। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। ये बच्चों मैनेजमेंट का काम होता है। मैनेजमेंट या कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी भी तरह करके शेयर होल्डर का वेल्थ को बढ़ाओ। प्रोवाइड फैसिलिटेट इंटरनल मैनेजमेंट कंट्रोल। इंटरनल मैनेजमेंट कंट्रोल ये भी आपका मैनेजमेंट का पार्ट है, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव हो गया। इंश्योर कंप्लायंस विद टैक्स रेगुलेशन। इंश्योर करवाना कि आपका जो है आप टैक्स का नियम का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये भी आपका कह सकते हो कि मैनेजमेंट का काम है। लेकिन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग बाय एक्सटर्नल यूजर्स, ये प्राइम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है बच्चों। हालांकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ये भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मेन काम क्या है बच्चों, यही पता करना कि एक्सटर्नल यूजर्स को हम इंफॉर्मेशन दें जिसके आधार पर एक्सटर्नल यूजर्स डिसीजन ले सकते हैं बच्चों। तो आंसर हो गया बी। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग बाय एक्सटर्नल यूजर्स। आंसर बी। विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एज्यूम्स दैट अ बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इनडेफिनिटली। मतलब बिजनेस आपका कंटिन्यू चलता रहेगा, अनंत काल तक चलता रहेगा। बिजनेस आपका स्टेबल है, अनिश्चित है, मतलब कि चलता रहेगा, उसका कोई लाइफ का ठिकाना नहीं है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट होगा बच्चों, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि प्रॉफिट का एंटिसिपेशन ना करो, लेकिन लॉस हो सकते हैं इसका प्रोविजन कर लो। तो ये तो नहीं होगा बच्चों हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, उसको ध्यान दो, उसको रिकॉर्ड करो, लेकिन जो सिग्निफिकेंट नहीं है उसको आप रिकॉर्ड ना करो। तो ये भी नहीं होगा बच्चों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि हम अकाउंटिंग पॉलिसी और अकाउंटिंग मेथड को हर साल सेम अकाउंटिंग पॉलिसी, सेम अकाउंटिंग मेथड यूज़ करेंगे। यानी कि पिछले साल डिप्रिसिएशन का जिस मेथड का यूज़ किया, इस साल भी अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन उसी मेथड पे करेंगे। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट आपका क्या होता है, सेम अकाउंटिंग पॉलिसी और सेम अकाउंटिंग मेथड हर साल यूज होना है। तो ये भी बच्चों नहीं होगा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होगा ना बच्चों। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस तब तक चलता रहेगा जब तक वो समाप्त ना हो जाए, जब तक वो लिक्विडेटेड पोजीशन में ना आ जाए, जब तक वो इंसॉल्वेंट ना आए। मतलब कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस का लाइफ टाइम अनसर्टेन है, बिजनेस स्टेबल है। तो आंसर हो गया बच्चों ए। नेक्स्ट है इन अकाउंटिंग व्हाट डज द टर्म मैटरलिटी। मैटरलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, मैटरलिटी का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट है उस पर ध्यान दीजिए, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उसको आप ध्यान नहीं दीजिए। तो कौन सा हो जाएगा बच्चों, द एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये आपका हो जाएगा ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का काम है। कंसिस्टेंसी अप्लाई सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट हो जाएगा बच्चों। द साइज और सिग्निफिक, ये देखो द इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल की इंपॉर्टेंस की बात हो रही है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब कॉमन गाइडलाइन जो सारे अकाउंटेंट्स को मेंटेन करना है, सारे अकाउंटेंट्स को सेम गाइडलाइन फॉलो करना है। मैटरलिटी मतलब द साइज और सिग्निफिकेंट ऑफ एन आइटम और इवेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है ना बच्चों, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट, इनमें से कौन एक्सटर्नल यूजर्स हैं। देखो यहाँ पे हम दे देते हैं, थोड़ा सा इसको रेक्टिफाइंग कर देते हैं, यहाँ पे इंटरनल दे दो। अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल यूजर ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। शेयर होल्डर बच्चों एक्सटर्नल यूजर है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज मतलब गवर्नमेंट, ये भी एक्सटर्नल यूजर है। क्रेडिटर्स, ये भी बच्चों एक्सटर्नल यूजर्स है। लेकिन एम्प्लॉय क्या हो गया बच्चों, ये इंटरनल यूजर्स, ये मैनेजमेंट में आ जाएंगे। एम्प्लॉय का मतलब क्या बताया बच्चों कि जो एम्प्लॉय मेरे यहाँ काम कर रहे हैं वो कंपनी के मैनेजमेंट में है। तो मैनेजमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं वो इंटरनल यूजर्स होते हैं। लेकिन जो एम्प्लॉय भी बाहर बैठे हैं वो पोटेंशियल एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय मेरे कंपनी में आने वाले हैं तो तभी कंपनी का आउटसाइड ही है, वो तो हमारे कंपनी के बाहर से ही कंपनी के बाहर से ही वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं, तो तब उस केस में एक्सटर्नल यूजर हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ एक्सेप्शन है। तो इंटरनल यूजर आपका कौन हो जाएगा, एम्प्लॉय।
आंसर हो गया बच्चों बी। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके पढ़ लो बच्चों। व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है? तो चलो नीचे से देखते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विथ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, बिल्कुल सही है। वाइल फाइनेंशियल अकाउंटिंग फोकसेज ऑन शॉर्ट टर्म गोल, नहीं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों पे फोकस करती है, तो ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ओनली अप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाइल मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज फॉर सर्विस, नहीं, ये भी गलत स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सभी कंपनीज के लिए अप्लीकेबल है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विथ टैक्स कंप्लायंस, रॉन्ग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं, कौन सा अकाउंटिंग टैक्स कंप्लायंस के लिए है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील्स विथ कॉस्ट एनालिसिस, ये भी गलत है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका कॉस्ट एनालाइज नहीं करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग बच्चों कॉस्ट एनालाइज करता है, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग फोकसेज ऑन एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, बिल्कुल सही। वाइल मैनेजमेंट अकाउंटिंग आल्सो इंटरनल डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल रिपोर्टिंग पे फोकस करता है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए इंटरनल रिपोर्टिंग पे फोकस करता है, तो आंसर हो गया बच्चों ए। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म इन अकाउंटिंग सजेस्ट, कंजर्वेटिज्म क्या कहता है कि फ्यूचर में आप या प्रॉफिट का उम्मीद मत रखो, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में लॉस हो, तो उसका इंतजाम पहले कर लो। तो ध्यान देना है कि फ्यूचर में लॉस हो लेकिन प्रॉफिट ना हो। एसेट्स शुड बी वैल्यूड एट देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट हो गया। बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटीज शुड बी वैल्यूड एट मार्केट वैल्यू, बिल्कुल रॉन्ग, ठीक है ना बच्चों। मार्केट वैल्यू पे करेंगे मतलब कि प्रॉफिट देख रहे हो आप। रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज एज सून एज दे आर प्रोबेबल, ये भी है, जितना जल्दी हो रेवेन्यू ये भी आप प्रॉफिट देख रहे हो, प्रॉफिट देखना ही नहीं बच्चों। Liabilities should be recognized as soon as they are probable, but revenue should be recognized only when realized. तो आंसर ये कर सकते हो, ठीक है। आंसर हो गया बी। Which accounting principle dictates that expenses should be matched with the revenue they help to generate? सिंपल सा बच्चों, जिस ईयर में रेवेन्यू जनरेट हुआ है उससे रिलेटेड एक्सपेंस को हम उसी ईयर में रिकॉर्ड करेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट बच्चों? मैचिंग कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि रेवेन्यू हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब हम सर्विस डिलीवर कर दिए, तो ये हो गया। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एसेट्स को हम उसी प्राइस पर रिकॉर्ड करेंगे जिस प्राइस पर हमने एक्वायर किया है। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है बच्चों कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को हम सीक्रेट नहीं रखेंगे, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को ओपन करके रखेंगे, ताकि कोई भी आकर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देख सके। मतलब कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सबके लिए है बच्चों, ये फुल डिस्क्लोजर पे हर चीज़ छुपाना नहीं है, हर चीज़ ओपन कर देना है। तो कंपनी जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है तो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, ठीक है। मतलब कि कुछ भी छुपाइए नहीं, वो सब ओपन रखिए ताकि सारे यूजर्स को पता चल सके। तो आंसर हमारा हो गया मैचिंग प्रिंसिपल। विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंपनीज रेवेन्यू, एक्सपेंस एंड नेट इनकम? कौन सा बच्चों? इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्या है बच्चों? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इज द स्टेटमेंट ऑफ कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो, और रिटेन अर्निंग तो है ही नहीं सिलेबस में बच्चों, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, इनकम स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल यूजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन? इनमें से कौन सा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का एक्सटर्नल यूजर है? इंटरनल ऑडिटर, ये तो इंटरनल यूजर है। मैनेजर, ये भी इंटरनल हो गया। एम्प्लॉइज भी आपका क्या हो जाएगा? इंटरनल हो जाएगा। क्रेडिटर जो हो गया वो क्या हो गया बच्चों? एक्सटर्नल हो गया। तो आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट नहीं, कंप्लीट बच्चों। तो ये हमारा मॉक टेस्ट था बच्चों, यूनिट 1 एंड यूनिट 2 का, इसको सभी बच्चों देख लोगे। थैंक यू। और सबसे बड़ा चीज़ बच्चों कि आप लोग जो लेक्चर है वो आप जितना बार देखोगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा, बार बार देखते जाओ क्योंकि जब तक आप अपने आप को कमिट नहीं करोगे तब तक आप क्रैक नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम बच्चों। तो थोड़ा सा मेहनत करना होगा, थोड़ा क्या बहुत मेहनत करना होगा। लेक्चर देखिए, उसको रिवाइज कीजिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी में बच्चों, रिवीजन नहीं तो कुछ भी नहीं। रिवीजन कर डाला
तो सीए फाउंडेशन का झिंगा लल्ला, ठीक है। तो इतना देख लोगे बच्चों, थैंक यू। और आप क्या कहते हैं, आप मेरे ऐप में जाकर मॉक टेस्ट दे सकते हो, और ऐप का लिंक हम नीचे दे दिए हैं आपका, आप नीचे आ जाकर ऐप लिंक पे आप देख सकते हो बच्चों, थैंक यू।